चलिए कुछ और खबरों की बात करेंगे। गुना बस हादसे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बस हादसे की जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। प्रभारी कलेक्टर ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। आग लगने के कारण का हालांकि पता नहीं चल पाया। आग लगने के सबूत पूरी तरह से जल चुके हैं। बस कंडम थी, पूरी तरह से अनफिट थी। 11 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। 3 जनवरी तक डीएनए रिपोर्ट मिल सकती है। ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में डीएनए की जांच लगातार चल रही है। बस हादसा एक बार फिर से आपको याद दिलाएं, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भीषण दुर्घटना। जांच रिपोर्ट जरूर पेश हुई है इस पूरे हादसे को लेकर, और इस बात का पुख्ता सबूत भी सामने आया है कि बस पूरी तरह से कंडम थी, अनफिट थी। इसके बावजूद इसका संचालन यहाँ हो रहा था। लेकिन बड़ी बात यह कि आग किस वजह से लगी स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है, और शवों की पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 3 जनवरी तक जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही शवों को परिवारजनों को सौंपा जाएगा। बुरी तरह से जल चुके हैं सभी। पहचान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और इसलिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बेहद ही भीषण पूरी दुर्घटना रही। 11 शवों की जांच अभी नहीं हो पाई है। 2 शवों को परिजनों को सौंपा गया है। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है इस बात को लेकर कि अनफिट बस थी। अब सरकार की तरफ से क्या संचालक के खिलाफ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात। क्या चेकिंग अभियान को तेज किया जाता है? क्या आरटीओ के विरुद्ध जो अलग अलग शिकायतें आप सुनते हैं अलग अलग मामलों में, क्या कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात। हालांकि अपने स्तर पर जरूर सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को हटाया गया है। सर की शैलेंद्र भदौरिया का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बेहद ही भीषण दुर्घटना, लेकिन ये नहीं पता चल पाया किस प्रकार आग लगी। बड़ी बात है कि अनफिट होने की जो जानकारी है वो पुख्ता हो चुकी है। शैलेंद्र शैलेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मिल रही है, मुझे मिल रही है। जांच रिपोर्ट को लेकर तमाम बड़ी बातें, आपके पास कोई जानकारी से लेवा? शैलेंद्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जांच रिपोर्ट के कुछ प्रमुख पॉइंट्स को जरूर आगे रखिएगा, क्योंकि बस के अनफिट होने को बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। चलिए कोशिश करेंगे कि दोबारा से बातचीत हो सके उनसे। बस हादसा, गुना बस हादसा जिससे जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी, पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश हुई है। सरकार को अब एक्शन लेना है, लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन लिया गया है। आपने देखा है किस प्रकार मुख्यमंत्री की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ, निगम के खिलाफ भी, आरटीओ को भी हटाया गया। अब क्या संचालक पर कार्रवाई होती है? क्या उन संचालकों पर कार्रवाई होती है जो कि धड़ल्ले से अनफिट बसों को दौड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में? और निरंतर आप हादसे देखेंगे, निरंतर आप ये देखेंगे कि मासूम लगातार इस तरह की दुर्घटना का जो शिकार होते हैं, जान गंवा देते हैं। तो गुना बस हादसे से जुड़ी है बड़ी जानकारी। डीएनए रिपोर्ट का हालांकि इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 11 शव ऐसे भी हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई है, जिनका पता नहीं चल पाया है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। परिजन लगातार इस आस में कि डीएनए रिपोर्ट जैसे आए तो उन्हें शव सौंपी जाए। एक बार फिर से शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, जांच रिपोर्ट गुना बस हादसे को लेकर पेश हुई है, कौन से प्रमुख पहलू इसमें? देखिए, सबसे प्रमुख पहलू तो एक ये है कि ये साफ हो गया है जांच में कि बस जो है वो कंडम थी और अनफिट थी, यानी वो यात्रियों को ले जाने की स्थिति में बस थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बस को चलाया जा रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इसमें सामने आई है। चूंकि बस पूरी तरीके से जल चुकी थी और उसमें जो लोग सवार थे 13 लोग, वो भी उसमें जिंदा जले थे, और यही कारण है कि कोई भी ऐसा साक्ष्य अभी तक इस जांच में नहीं मिल पाया जिससे साबित हो सके कि आखिर इस हादसे के प्रमुख वजह क्या रही। आग कहां से लगना शुरू हुई, किस तरीके से ये भड़की, इस बात की इस जांच में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया कि बस जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी, सबूत जो है वो पूरी तरीके से जल चुके थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 11 लोग ऐसे हैं जिनके शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे 11 लोगों के शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। डीएनए टेस्ट के लिए ग्वालियर की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उनके सैंपल्स भेजे गए हैं। उम्मीद है कि 3 तारीख को वो सैंपल प्रशासन को मिल जाएंगे और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर वो डेड बॉडियां किसकी है।
तो प्रारंभिक रिपोर्ट में एक बात तो साफ हो चुकी है कि ग्रामीण इलाकों में ये बस दौड़ रही थी और ये बेहद कंडम थी, ये अनफिट बस थी, इसका कोई परमिट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये मौत की बस इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया है कि मध्य प्रदेश के जो दूरगामी इलाके हैं, खासकर ग्रामीण इलाके हैं, जिन इलाकों में इस तरह की अनफिट बसें दौड़ रही हैं, कंडम बसें दौड़ रही हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बात सामने निकल कर आई है। खिलाफ भी उठनी शुरू होगी, क्योंकि इस हादसे को लेकर तो आपने देखा कार्रवाई का सिलसिला चला है, लेकिन अन्य संचालकों को आखिर कौन देख रहा है? बेहद महत्वपूर्ण तो यही है कि अगर समय रहते जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह की अनफिट बसें सड़कों पर न दौड़े, यदि वो लगातार चेकिंग अभियान चला रहे होते, इन बसों के निरीक्षण समय समय पर कर रहे होते, तो शायद ये हादसा पेश नहीं आता। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन पर गाज गिरी है, उनको हटाया गया है। लेकिन केवल अधिकारी हटाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि आवश्यकता है जिन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है, खासकर परिवहन और पुलिस, ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको सड़क पर काम करना होगा। और यदि अनफिट बस या अनफिट कोई भी वाहन अगर आपको सड़क पर गुजरता हुआ नजर आता है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। न केवल जुर्माने की कार्रवाई, बल्कि ऐसी बसों को तो जब्त करना चाहिए, इनको नहीं चलने देना चाहिए। क्योंकि यदि केवल जुर्माने की राशि वसूल करके इन बसों को छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी तरह के हादसे बार बार सामने आते रहेंगे। और सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। गुना बस हादसे का हम जिक्र कर रहे थे, अब सीधे आपको शिवपुरी के हादसे को लेकर जानकारी भी दें। ब्रिज से एक लोडिंग वाहन टकरा गया है। लोडिंग वाहन में एक ड्राइवर फंसा हुआ है, गाड़ी से निकलना मुश्किल हो चुका है और उसके बाद स्थानीय लोगों को बुलाया गया, उनकी मदद ली गई, गैस कटर से काटा गया। तस्वीरें आप देखिए, और तब जाकर ड्राइवर बाहर निकल पाया। ड्राइवर की बाल बाल जान बच गई। कोहरे की वजह से हादसा, विजिबिलिटी यहां पर भी कम। और ये तस्वीरें उसी दौरान की जब तमाम जो लोग आसपास मौजूद थे उनको यहां पर बुलाया गया और इस गैस कटर की मदद से इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया। एक और बड़ा हादसा शिवपुरी में। राहत भरी बात यह कि ड्राइवर की जान बच गई। विजिबिलिटी काफी कम है कोहरे के चलते, और इसी के चलते दुर्घटनाएं लगातार आप देख रहे हैं। तो हादसे की ठीक बात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर डंपर में फंसा रह गया, स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत लेकिन इसमें लगी। बुरी तरह से ये वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ। अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, कैसे हुआ हादसा, अभी परिस्थिति क्या है? और अवंतिका, मैं बता दूं, ये मध्यरात्रि का मामला है। ये बाईपास पर बने ब्रिज से ये ट्रक आया है। उसके बाद ड्राइवर इसमें बुरी तरह से फंस गया था, जिससे गैस कटर की मदद से जब ट्रक के काफी हिस्से को काटा गया, उसके बाद इसको निकाला गया है और इसको अब जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जी अवंतिका। ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित? अशोक, इसको ड्राइवर को काफी चोट आई है और उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहाँ उसका उपचार चल रहा है और रास्ते में जो बाधा हुई थी उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का एक बयान, ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। 27% आरक्षण को लेकर भी कृष्णा गौर की तरफ से कहा गया 27% आरक्षण देने की पक्षधर सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से। संभालने के बाद लगातार पिछड़े वर्गों का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हुआ। आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी हम सबका फोकस आधी आबादी जो पिछड़े वर्गों की है उनके कल्याण, उनके उत्थान के लिए काम करना है। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरी पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पिछड़ा वर्गों के हितों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं और उसी अभिलाषा, उसी सोच के साथ ये मंत्रालय मुझे दिया है, मेरी जितनी शक्ति और सामर्थ्य होगी मैं इस विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवासरत प्रत्येक पिछड़ा वर्ग समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम, उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण का काम और साथ ही साथ उनके हितों का संरक्षण भी करूं।
और अब देखिए खबरों का 50-50।